स्टार्ट। चलो। लड़ते लड़ते मर जाना मंजूर है मुझे। मैं कह रहा हूँ कि लड़ते लड़ते मर जाना मंजूर है मुझे, लेकिन कल कोई कायर कहे ये गवारा नहीं होगा। जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और आज हम भारतीय संविधान का भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार का अध्ययन करने वाले हैं। और ये जो मौलिक अधिकारों की अगर बात होती है तो ये सिर्फ ये नहीं है कि मौलिक अधिकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ही पढ़ना चाहिए, बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि प्रत्येक भारतीय की ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है कि हम भारतीय संविधान का अध्ययन करें, जिससे कम से कम अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का हमें आभास रहे। चलो देखते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हो कि जो हमारे इंसान होने के नाते हमें जो अधिकारों की जरूरत होती है, उन अधिकारों का इसमें उल्लेख है। देखते हैं हमें कौन कौन से मतलब अधिकार मिले हैं मौलिक अधिकार के रूप में। जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें तो सबसे जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। देखो, अभी हम डिटेल में तो अध्ययन करेंगे ही, नॉर्मल सी भाषा में समझेंगे तो समानता का अधिकार मतलब हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो समानता दिलाने के लिए समानता का मतलब अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, देखो जब हम बंदिश में थे ना, जब हम गुलाम थे किसी के, अंग्रेजों के जब गुलाम थे आज़ादी से पहले, उस समय की स्थिति से वही बोला जाता है ऐसे करके कि भाई एक दास ही बता सकता है कि स्वतंत्र होने की अहमियत क्या है। तो जब हम स्वतंत्र हैं तब हमें ये अहमियत शायद ना समझ में आए, लेकिन जब हम परतंत्र थे और फिर स्वतंत्र हों तो समझ में आ जाएगा। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है, आज हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता के अधिकार में हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं जिससे हमें मतलब स्वतंत्रता फील होती है। फिर बलात्श्रम पर प्रतिबंध। बलात्श्रम पर प्रतिबंध का मतलब या शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब जानते हो, एक ऐसी स्थिति वाला मामला कि जैसे अगर मान लो कि कोई हमें एक पशु की भांति बांध के रखे या जबरदस्ती हमसे कोई काम करवाए, तो मतलब ऐसी स्थिति होगी कि भाई हम इंसान हैं ही क्यों। तो ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें हमें 2 आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिकल 23 और 24 दोनों को देखेंगे अच्छे से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों को पता हुआ है, प्रस्तावना आपने ठीक से पढ़ी हुई है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, और हमारे देश का कोई धर्म नहीं है ऐसा हम बोलें तो ठीक है, लेकिन हमारे देश के लोगों के अपने अपने धर्म है, अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी उपासना है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हमें मिला हुआ है। इसके बाद हम मतलब देखेंगे तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, या फिर ऐसे इसमें लिखा है धार्मिक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो फिर क्या है ये धार्मिक शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, इसको ठीक से अपन समझेंगे। खासकर ये अल्पसंख्यकों के लिए है स्पेशली। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, और संविधान की आत्मा क्यों कहा, इसमें जो रिट लिखी हुई हैं या याचिकाएं हैं, तो ये याचिका क्या होती हैं, इनसे क्या मतलब ऐसा मिलता है जैसे जिसकी वजह से इस आर्टिकल को बोला जाता है कि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला आर्टिकल है। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा इन्हें, भारतीय संविधान की आत्मा। और आप लोगों को पता हुआ है, नॉर्मली मतलब प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना है। और प्रस्तावना को किसने कहा भारतीय संविधान की आत्मा, ये आंसर देने की जिम्मेदारी आपकी। चलो, तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, और मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। न्यायालय में प्रवर्तनीय का मतलब ये है कि इन्हें मतलब चैलेंज किया जा सकता है। अगर सरकार इनको कम करती है और कोई कम करता है तो इसको कम से कम हम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। इसके बाद हम जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो वो ऐसे हैं, सरकार के इच्छा पर निर्भर हैं, सरकार हमें वो अधिकार दे या ना दे, हम मतलब न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन मौलिक अधिकारों को लेके हम कहाँ पे जा सकते हैं, न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का मतलब जिक्र है। राज्य की परिभाषा मतलब राज्य है क्या, राज्य मतलब इन द सेंस गवर्नमेंट से है। यहाँ पे मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य क्या है, तो मौलिक अधिकारों के संबंध में हम देखेंगे चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, केंद्र की सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत मतलब मामला आ जाता है। आर्टिकल 13 न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, ये अमेरिकी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कौन से देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। जुडिशियल रिव्यू, क्या जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको अपने, या फिर हम बोले कि किसी भी न्यायालय को अपने मतलब जैसे फैसले को चेंज करने का अधिकार होता है। लेकिन हम यहाँ पे मतलब बात होगी तो किसकी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की हो रही है।
और न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए डिसीजन का भी रिव्यू करने का अधिकार है। संविधान का संरक्षक बोला जाता है। संविधान में जो भी चीजें हैं उनका जो परिभाषित करने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ही बताता है कि भैया इस आर्टिकल का मतलब ये है, इस शब्द का मतलब ये है, इसका मतलब ये है। और संसद ने जो भी मतलब कानून बनाया होता है वो कानून को भी मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब बता रहा होता है कि ये संविधान सम्मत है या फिर नहीं है। चलो ठीक। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मतलब न्यायालय अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है, बिल्कुल। अगर 3 जजों की पीठ ने कोई डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन को चेंज करने के लिए 5 जजों की मतलब जो पीठ है वो चेंज कर देगी, 7 की उसको चेंज कर देगी, 9 की उसको भी चेंज कर देगी। अभी तक की हाईएस्ट बेंच जो बनी हुई है वो 13 जजों की बेंच बनी हुई थी। केशव प्रसाद बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मतलब बना हुआ था, जो बाद हुआ था 1973 का, बड़ा मतलब एक तरीके से बेस मतलब बोला जाता है उसको, अभी तक का सबसे बड़ा केस मतलब माना जाता है। 13 जजों की बेंच ने मतलब वो डिसीजन लिया था। ठीक है, पढ़ेंगे उसको क्या है। समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार तुम्हें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिखाई पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्लियर है, हमें चीजों को रटना नहीं है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमें सारे के सारे आर्टिकल में समानता दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगी? समानता। आर्टिकल यहाँ पे ये 14 से 18 हो गया, तो फिर उसके बाद 19 से 22 यहाँ स्वतंत्रता दिखाई पड़ेगी, फिर 23-24 यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर उसके बाद मतलब 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29-30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद 33, 34, 35 हम देखेंगे उनमें मतलब क्या है। वो एक तरीके से संसद का संशोधन करने का अधिकार, और न्याय जो क्या बोलते हैं जो मिलिट्री है, मिलिट्री पे मतलब मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं। कोर्ट मार्शल का उल्लेख है, वो मतलब देख लेंगे आसानी से। चलो देखो, समानता के अधिकार की जब बात कर रहे हैं ना, तो समानता के अधिकार में सबसे पहला आर्टिकल हमें दिखाई पड़ रहा है आर्टिकल 14। अब भाई क्यों लोड लेना है, चीजों को बहुत आसानी से समझो। इसमें लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता। क्यों रटना है भाई? मतलब जो लॉ है वो इक्वलिटी बरतेगा सबके साथ। मतलब कानून किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, सबके लिए समान है कानून। विधि के समक्ष समानता और समान कानूनी संरक्षण, मतलब कानून सबकी रक्षा समान रूप से करेगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? कोर्ट में कोई केस जाता है तो ये देखते हैं कि कौन सी जाति का, कौन से धर्म का है, कौन से का है, क्राइम के अकॉर्डिंग मतलब मामला है। अभी एक बड़ा प्रसिद्ध सा मतलब वाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इटावा कथावाचक कांड या जो भी है, लेकिन उसको राजनीतिक जो रंग दिया गया है वो पूरे देश भर का मतलब मुद्दा बना दिया गया, और मुद्दा बनना भी चाहिए। अब उसमें 2 एंगल, एक तो ये कि शास्त्रों के अनुसार मतलब भागवत कथा या फिर यज्ञ हवन करवाने का जो मतलब अधिकार है वो ब्राह्मणों के पास है। दूसरी बात यह है कि जो आधुनिक जो सिस्टम है या आज के हिसाब से चीजों को देखा जाए तो लोगों की स्थिति ये है कि भाई जिसकी जो इच्छा होती है वो मतलब करेगा। आज तो पहले तो पढ़ने लिखने तक का मतलब अधिकार नहीं होता था, आज तो मतलब सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, तो भाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं लोग, मतलब क्या उसमें दिक्कत वाला मामला है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार भागवत पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को है, तो फिर उन्हीं शास्त्रों में या फिर सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसे हम हिंदू धर्म की जड़ बोल सकते हैं, सनातन धर्म की नींव बोल सकते हैं, वो सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद से बड़ा कोई वेद भी नहीं है, और ऋग्वेद से मतलब मान्यता प्राप्त ऐसा कोई ग्रंथ भी नहीं है सनातन धर्म में, सबसे टॉप पे वही है। और ऋग्वेद वर्ण व्यवस्था की बात करता है। काय की बात करता है? वर्ण व्यवस्था की। और वर्ण व्यवस्था का सीधा सीधा सा मतलब है कि जो समाज है उस समाज को कुछ
कर्तव्य या उनको मतलब दायरों में बांट दिया जाए कि भैया तुम्हारे ये काम है, तुम्हारे ये काम है, तुम्हारे ये काम है, और इससे समाज अच्छे से चलता भी रहे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अपने घर में 4 भाई होते हैं तो चारों भाई जरूरी तो नहीं तो कलेक्टर बन जाए, लेकिन अगर चारों कलेक्टर बन भी जाए तो दिक्कत भी नहीं है। अगर 4 भाई हैं, 4 में से एक पशुपालन करता है, दूसरा खेती करता है, तीसरा सैनिक बन गया और चौथा पढ़ा रहा है या मतलब टीचर बन गया, लेकिन भाई तो भाई रहते हैं। ऋग्वेद के अनुसार या जो ऋग्वैदिक काल था 1500 ईस्वी पूर्व से लेके और 1000 ईस्वी पूर्व तक परंपरा ये रही कि अब जैसे मैंने बोला कि जो भाई खेती कर रहा था या पशुपालन कर रहा था, क्या उसका बेटा पढ़ने का हक नहीं रखता है? रखता है या नहीं? नहीं रखता। ऋग्वेद इजाजत भी दे रहा था। ऋग्वैदिक काल में परंपरा भी थी कि उसी घर में ब्राह्मण भी रह रहा है, उसी घर में क्षत्रिय भी रह रहा है, उसी में वैश्य भी रह रहा है, उसी में शूद्र रह रहा है, और भाईचारा होना भी चाहिए। ऐसी कंडीशन भी होनी चाहिए कि मतलब भेदभाव किस बात का, छुआछूत किस बात की, सब बराबर है। लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी बनती है कि एक भाई ज्यादा कमा रहा है तो दूसरे भाई को मतलब हेल्प कर देता है, मतलब बोलता है चलो ठीक है। लेकिन ये बात कहां से आ गई कि जो छोटा भाई है या फिर बड़ा भाई है उससे कोई दिक्कत नहीं, छोटा बड़ा मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा भाई भी पशुपालन कर सकता है, छोटा भाई भी पशुपालन कर सकता है, खेती भी कर सकता है, सैनिक भी बन सकता है। पढ़ाने का काम भी कर सकता है, अध्ययन अध्यापन का भी काम कर सकता है। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे एक भाई की इनकम ज्यादा है तो दूसरे भाई की हेल्प कर दी, और दूसरे भाई की हेल्प इस तरीके से कर दी कि उस भाई का बच्चा भी कल पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छे पद पर पहुंच जाए। इसमें कोई बुराई है क्या? मतलब शूद्र का बच्चा ब्राह्मण बन सकता है या नहीं? मेरा मतलब यह है पशुपालक का बेटा ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर ही सकता है ना। अगर फिक्स कर दिया तुमने, फिक्स कर दिया एकदम कि नहीं ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र के ही काम करेगा, जो काम है फिक्स कर दिया जो भी है काम। अगर मैं ये बोलूं कि वो काम करने में सक्षम नहीं है, जैसे मान लो कि पशुपालन फिक्स है उसके लिए और वो बच्चा विकलांग पैदा हुआ है, लेकिन मानसिक विकलांग नहीं है, शारीरिक विकलांग है, तो अब शारीरिक विकलांग है तो अब मैं ये पूछ रहा हूं जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों से कि अब उस बच्चे से पशुपालन कैसे करवाओगे? लेकिन वो बच्चा पढ़ने में तो सक्षम है। दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि ब्राह्मण का बच्चा है, वो ब्राह्मण का बच्चा कुछ ऐसे कृत्यों में इन्वॉल्व हो जाए जो उसे पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर लेके चले जाएं, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या उसको ब्राह्मण कहलाना, मतलब या उसको ब्राह्मण का दर्जा देना या उसको शास्त्री बोलना, व्यास बोलना या फिर मतलब पंडित जी महाराज बोलना, ये सब चीजें मतलब ठीक है क्या? और सब लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और कर्म के अनुसार व्यक्ति को सम्मान इज्जत वो मतलब दी जाती है भाई। तो जब कर्म के अनुसार दी जाती है तो जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको उसी के अनुसार पद प्रतिष्ठा जो भी मिल रहा है वो मिले। अब उस इटावा कांड को इस तरीके से राजनीतिकरण मतलब राजनीतिक तूल दिया जा रहा है कि एक पक्ष वाले लोग बिल्कुल जैसे कि उनको एकदम निर्दोष साबित करे जा रहे हैं, दूसरे पक्ष वाले लोग मतलब एक पक्ष वाले यादवों की साइड खड़े हो गए, दूसरे पक्ष वाले ब्राह्मणों की साइड खड़े हो गए और उसको मतलब टकराव की स्थिति मतलब पैदा कर रहे हैं। भाई जब ऋग्वेद बोल रहा था कि मतलब चीजें जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर हैं, ऋग्वैदिक काल में पूरा 1500 से लेके
और 1000 ईस्वी पूर्व तक पूरा ये सिस्टम रहा भी। उत्तर वैदिक काल आया तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी पूर्व के बीच में जो चीजें खराब हुई, लेकिन कोई भी ज्ञानी व्यक्ति ये बात करता ही नहीं भाई। वो बात ही उत्तर वैदिक काल की करते हैं, शास्त्रों को उठाएंगे मतलब इस समय। अरे भाई ऋग्वैदिक काल की बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? पहले ऋग्वैदिक काल था या उत्तर वैदिक काल था? तो जब पहले जो व्यवस्था थी आप उस व्यवस्था के हिसाब से चलो ना। और दूसरी बात कि मतलब अगर उस व्यक्ति ने गलत काम किया है, जैसा कि आरोप लगाया है कि मतलब उसने छेड़खानी की है, उसे मतलब छेड़खानी की वजह से मतलब पीटा गया है उस तरीके से, तो किसी भी राजनेता को या किसी भी जातिगत जो मसीहा बन के फिरते हैं उन लोगों को भाई उसका सपोर्ट क्यों करना चाहिए, क्यों सम्मानित करना चाहिए? और तुम कौन होते हो कि जातिगत मतलब उनको मतलब ऐसी कंडीशन में कि तुम किसी गांव में जाके अटैक कर रहे हो, या फिर तुम दूसरी स्थिति में आके बिल्कुल मतलब समाज को बांटने का काम कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जहां पे ब्राह्मण और मतलब यादव दोनों मतलब भाई बन के रहते हैं और एकदम स्थिति ऐसी है उनकी कि वो एक दूसरे को अलग मानते ही नहीं। ये डिसीजन लेने का अधिकार किसी संगठन को है या किसी व्यक्ति को है या न्यायालय को है? न्यायालय को है ना। तो ये डिसाइड न्यायालय करेगा उसने गलत काम किया है या नहीं किया, ये न्यायालय तय करेगा। अगर बात सिर्फ इतनी सी है कि जाति के आधार पर अगर मतलब कि नहीं जाति के वजह से तुम मतलब भागवत कथा नहीं पढ़ सकते, तो ये गलत बात है। वो जाति की वजह से कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर कोई वाल्मीकि व्यक्ति है, वाल्मीकि नाम सुन के ही मतलब एक स्थिति अलग हो जानी चाहिए। रामायण के रचयिता ही वाल्मीकि, रामायण के रचयिता ही वाल्मीकि हैं। तो हम किसी वाल्मीकि भाई को कैसे रोक सकते हैं यार रामायण पढ़ने से या फिर किसी को पढ़ाने से? बिल्कुल अध्ययन करो, कौन मना कर रहा है? हाँ या ना? लेकिन गलत को गलत हम नहीं मतलब साबित करेंगे और सही को सही बिना मतलब बिना तथ्यों के बात करना बेवकूफी है। ना तो हम उस यादव को जानते, ना हम उस ब्राह्मण को जानते, तो हम कैसे ठप्पा लगाएंगे कि ये सही है कि वो सही है? और क्यों ठप्पा लगाना है? केस था, उन्होंने मतलब केस फाइल कर दिया, सामने वाले ने भी केस फाइल कर दिया, कानून देखेगा, कानून डिसीजन दे देगा। ये जो हुजूम बनाने की जरूरत कहां पड़ रही है कि मतलब अगर मान लो उस गांव में मतलब इन लोगों ने कल जाके मतलब अटैक किया या कुछ भी किया, क्या पूरा गांव दोषी है? क्या पूरा गांव दोषी है क्या? 4 लोगों ने उसके साथ कोई हरकत की तो उन 4 लोगों को उठा के पुलिस हिरासत में ले लिया। फिर भाई गांव पे अटैक करने की क्या जरूरत? कायदे की बात समझने की बात है या नहीं है भाई? गांव पे अटैक करने की क्या जरूरत? और अगर उस व्यक्ति ने गलत किया हुआ है तो भाई कानून देगा ना सजा, कानून देखेगा ये चीज। भारत के संविधान पे विश्वास है तो चीजों को भाई संविधान पे छोड़ दो। भारत के कानून पे विश्वास है, भारत की न्यायपालिका पे विश्वास है, तो क्यों इतना हु हल्ला करने की जरूरत है? ये तो स्थिति वो वाली बन रही है भीड़ तंत्र। 4 लोग उधर खड़े हो जाएंगे, 4 लोग उधर खड़े हो जाएंगे, और जो सामान्य लोग हैं जिन्हें ना तो 1% किसी के राजनीति से कुछ लेना देना है, ना उस व्यक्ति से कुछ लेना देना, ना इनसे कुछ लेना देना, उनमें बैर पड़वा दिए बिना फालतू का। सोशल मीडिया पे तुम देख रहे हो यादव वर्सेस ब्राह्मण। भाई किस बात का यादव वर्सेस ब्राह्मण? मतलब ये मुखिया थे ये दोनों के दोनों, जिन लोगों ने किया या इसने गलत किया है उसने किया है, ये कौन है? ये समाज के मतलब पथ प्रदर्शक हैं दोनों। तो मैं अपील ही कर सकता हूं कम से कम मतलब 2-4 लोगों से, अगर मतलब बात पहुंच जाए तो समाज में बिना फालतू का भेदभाव पैदा मत करो, और ये जो भाईचारा है ना बड़ी मुश्किल से मतलब कायम होता है, उसको बनाए रखो।
अच्छी बात है, कोई शास्त्रों के हिसाब से चल रहा है तो शास्त्रों के हिसाब से चले, कोई अपने हिसाब से चल रहा है अपने हिसाब से चले। भाई ये भारत है, और भारत तो वो देश रहा है जहाँ पे सभी मजहबों तक को मतलब ऐसे शरण दी गई है कि मतलब तुम सोच के देखो, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और जितनी शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ रहते हैं वैसे कहीं नहीं रहते, कोई ऐसा देश और नहीं है। इंडिया मतलब मिनी वर्ल्ड, छोटा विश्व। और आप पढ़े क्यों हो भैया जातिगत पचड़ों में? क्षेत्र, गोत्र, जाति, धर्म, इन सबसे ऊपर उठ के थोड़ा बात करो ना यार। क्यों मतलब इनमें पचड़े, जो पचड़ा है बिना फालतू का। अच्छा तुम्हारा जन्म हो गया इस वजह से तुम फिर उस जाति के पक्ष में मतलब जाओ। अगर मेरे पिताजी गलत हैं तो पिताजी को गलत कहने में क्या दिक्कत है? अगर सही हैं तो फिर सही के साथ खड़े हैं। गलत को गलत और सही को सही कहना सीखो, और वो किसी दबाव से, लठ से, पावर से, इन सब चीजों से नहीं होता है। वो न्यायालय है, न्यायालय मतलब डिसाइड करेगा। मुझे जो समझाना था वो समझ गए। विधि के समक्ष समानता और समान कानूनी संरक्षण, मतलब कानून सबके लिए एक समान है। कौन सा आर्टिकल है भाई? जब आर्टिकल 15 को देखोगे तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देख रहे हो भाई, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव। आप कौन से धर्म से आते हो कोई मतलब नहीं, आप कौन से वंश में मतलब पैदा हुए हो कोई मतलब नहीं, आपकी जाति कौन सी है इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप मतलब महिला हो, पुरुष हो या फिर किन्नर हो, इससे कोई दिक्कत है ही नहीं। आपका जन्म कौन से क्षेत्र में हुआ है कि मैं डॉट 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 क्षेत्र का निवासी हूं, मुझे इस पे प्राउड है। काहे का प्राउड है? ठीक है यार, तुक्का है, जहां पे मतलब हो गए वहां पे हो गए पैदा, बात खत्म। समझ रहे हो? तो इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये नहीं किया जाएगा मतलब कहां नहीं किया जाएगा? कहीं भी, स्कूल में नहीं किया जाएगा, कॉलेज में नहीं किया जाएगा, मतलब थाने में नहीं किया जाएगा, किसी भी मतलब जो गवर्नमेंट संस्थान है उनमें कहीं पे भी नहीं किया जाएगा। इनके आधार पर कोई भेदभाव होता हो तो बताओ। होता है भेदभाव? तो फिर ये थानों में ऐसी हरकत क्यों होती है कि अब तो अपने टीआई साहब आ गए, मतलब अपने टीआई साहब, टीआई साहब हैं, अपने और पराए नहीं। अगर टीआई साहब के पिताजी भी अगर क्राइम करेंगे ना तो टीआई साहब को रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आया? हमारे कानून की जो देवी है उसके आंखों पे क्या बंधी रहती है? पट्टी। पट्टी का मतलब अंधी है? पट्टी का मतलब अंधी नहीं, पट्टी का मतलब साफ साफ दिखाई देता है, पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब एक तरीके से ये समझो कि हमें सामने कौन खड़ा है ये सोच के डिसीजन लेना ही नहीं है, सामने वाले ने क्या कृत्य किया है उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। अब बोले कि मतलब पट्टी तो हटा दो, पट्टी हटाने में उसका मतलब क्या था? मतलब समझ में आ गया ना तुम्हें? मतलब क्या है? सिर्फ मतलब सिर्फ ये नहीं कि अंधा कानून, अंधा कानून नहीं है भैया। कानून को सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है एकदम, और डिसीजन उसी हिसाब से लेना है कि सामने वाले ने कृत्य। अब जज है, अब जज के सामने उसके बेटे का कोई मतलब केस आ गया और उसके बेटे ने मतलब कोई क्राइम किया है बड़ा, तो उसको बेटे को देख के डिसीजन लेना है या फिर उसको कानून को देख के डिसीजन लेना है? अगर मान लो कि जज के बेटे ने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है कि उसको फांसी की सजा सुनानी हो तो जज को सुनानी पड़ेगी या नहीं? तो वहां पे वो जज बन के बैठा है या पिता बन के बैठा है? जज बन के। बस यही समझा रहा हूं, समझ में आ गया? ये क्लियर है? दिक्कत तो नहीं, घर तो नहीं पढ़ोगे जाके? आर्टिकल 16, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता मतलब सरकारी नौकरियों में समानता। ये बड़ा डिबेटेबल मामला है, और ये जो डिबेटेबल इशू जो है इसकी वजह क्या है?
वो वजह ये है कि आरक्षण, ये आर्टिकल 16 ही है। आर्टिकल 16 बोल रहा है लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण मिलता है। आर्टिकल 16(4) कौन सा? आर्टिकल 16(4) बोलता है कि अगर सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से कोई समाज पिछड़ा हुआ है तो उस समाज को समानता में लाने के लिए अगर सरकार अपनी तरफ से कोई अलग से प्रावधान करती है तो उसको आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। नहीं समझे? आर्टिकल 16 तो बोल रहा है कि मतलब सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव किया ही नहीं जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा मतलब फॉर्म सब डाल सकते हैं, सबकी एक जैसी एलिजिबिलिटी है, सबका मतलब क्या बोलते हैं, सब मतलब समानता है 100%। लेकिन आर्टिकल 16(4) है ना, वो बोलता है कि अगर कोई समाज सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, समाज मतलब यहां पे समाज का मतलब मानव समाज की बात नहीं हो रही, यहां पे जाति की या फिर किसी वर्ग विशेष की बात हो रही है, जो किसी विशेष वजह से पिछड़ा हुआ है, तो उसको बराबर लाने के लिए अगर सरकार कोई उस वर्ग विशेष के लिए कोई विशेष प्रावधान करती है तो उसको आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आप लोगों को समझ में आया कुछ? बहुत सारे लोगों को तो रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं पता है, आरक्षण है क्या। तो आरक्षण का मतलब यह है कि तुम्हारे लिए वो चीज फिक्स है, वो तुम्हारी ही है। जैसे तुम ट्रेन में जाते हो तो बोल देते हो भैया मैंने तो रिजर्वेशन करा लिया, तो उस सीट पे कोई बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। और ट्रेन में एक डब्बा होता है UR अनरिजर्व, उसको तुम जनरल डब्बा भी बोलते हो। जनरल डब्बा का मतलब जो जनरल है ना, जनरल का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बोले कि ये ब्राह्मणों के लिए है या फिर ये राजपूतों के लिए है या फिर ये वैश्य वर्ग या फिर बनियाओं के लिए है, नहीं। अनरिजर्व का मतलब होता है कि ये सीट खाली हैं, पहले आओ पहले पाओ। ये सीट कैसी है? जब तुम जनरल डब्बे में जाते हो तो जनरल डब्बे में मतलब ब्राह्मण ठाकुर बनिया मतलब बैठे मिलते हैं या फिर मतलब उसमें तो भीड़ है, कोई भी पहले पहुंच जाए वही बैठ जाता है, कोई भी पहले पहुंच जाता है वही बैठ जाता है। और यही आरक्षण का सिस्टम है। लेकिन EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये जनरल में जो लोग आते थे, या जनरल का मतलब एक तरीके से जैसे ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, इनमें से अगर जो परिवार गरीब, जो गरीब हैं या फिर जिनकी इनकम 8 लाख या उससे कम है पर ईयर, उन लोगों को सरकार ने 10% आरक्षण दिया हुआ है। अभी कितने परसेंट आरक्षण? 10%। तो SC वालों को, ST वालों को, OBC वालों को और EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। समझ गए? 100 सीट है, 100 सीट में से मान लो कि 27 OBC के लिए कर दी, 15-16 SC के लिए कर दी, 15-16 उसके लिए कर दी, 10 उसके लिए कर दी। बची हुई जो सीट है वो कैसी हैं? अनरिजर्व। उन सीट पे जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, समझ गए? अब आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत, छुआछूत का अंत। मतलब आर्टिकल 17 बोल रहा है कि किसी जाति या धर्म को लेके हमारी स्थिति इतनी भी गिरी ना हो कि हम किसी व्यक्ति से
टच होने मात्र से अपवित्र हो रहे। नहीं समझे? जैसे हम बोलते हैं कि ये भाई दलित है और दलित व्यक्ति से टच हो जाओगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे, फिर सोने का पानी डालो, फिर ये करो वो करो। गांव में अभी भी मतलब चीजें चल रही। तो कोई किसी व्यक्ति से टच होने से अपवित्र हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो SC/ST एक्ट है, जिसे हरिजन एक्ट के नाम से भी मतलब जाना जाता है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1989, उसके तहत केस दायर हो जाता है। अच्छा, जितना लिखा होता है मैं उतना पढ़ाता हूं कि मतलब लिखा होता है वो तो वैसे वैसे। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1989 है ना, उसके तहत वो केस दर्ज कर सकते हैं। और केस दर्ज का मतलब मामला सिर्फ इतना नहीं होता है, अगर तुमने जातिगत शब्दों का भी प्रयोग किया तब तक मतलब केस दायर हो जाता है। समझ गए? उसके बाद 18 लिखा है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, पहले बड़ी बड़ी उपाधि दी जाती है, ये वाले राजा महाराजा, फिर महाराजाधिराज, और बड़े तरीके से मतलब बोला जाता था। ऐसे करके दो लोग मतलब ऐसे करके खंभा ले लेके खड़े हो जाते थे, और एक बोलने के लिए मतलब खड़ा होता है ऐसे करके के डॉट 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 महाराजाधिराज, और फिर नाम के पीछे 3-4 पापाओं के नाम लगे होते, फिर वो फिर बोलते थे पधार रहे हैं, ऐसे कहा है ना। अब दूसरी साइड ऐसे करके मतलब एक तो इतना बड़ा लंबा नाम, उसको मतलब उस जब वो बोलते हैं ना ये महाराजाधिराज पधार रहे हैं ऐसे करके, तब इतना बड़ा लंबा नाम होता है उनका। एक फिल्म आई थी उसमें, मतलब कौन सी थी वो, उसमें मतलब धमाल, बोलते नाम क्या है, बोलते नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे। नाम बताते बताते कहां पहुंच जाएंगे? गोवा पहुंच जाएंगे। फिर वो गाड़ी को रुकवाता है, बोला नहीं सुनना तेरा नाम। देखिए ना फिल्म। तो उनके भी नाम बड़े, वो क्या करता है, वो यही तो जोड़ता जाता है, अपनी पीढ़ियों के नाम जोड़ता जाता है सबके, मतलब अपने पहले खुद का नाम बताता है, फिर पापा का, फिर दादा का, फिर परदादा का, ऐसे ऐसे करके नाम जोड़ता चला जाता है। बोलते हैं कि नहीं सुनना, गाड़ी रोक। अब एक तो बड़ी बड़ी उपाधि इनको मतलब मिलती थी, और उपाधियों की वजह से वजन सा बढ़ जाता कि ऐसे ऐसे करके महाराज पधार रहे हैं, तो महाराज पधार रहे हैं तो ऑटोमेटिक नॉर्मल आदमी वो तो बैठ ही जाएगा। अब उधर कोई ऐसे कोई रामनाथ आवे या टिंकू आवे, तो वजन पड़ा ही नहीं। इस वजह से इन उपाधियों का अंत, मतलब सरकार अब किसी को उपाधि नहीं देती है, और सरकार उपाधि देती है तो एजुकेशन के सेक्टर में देती है, BA की उपाधि, BSc की उपाधि, हाँ या ना। बोला मैं डिग्री कर रखी है, फिर वो लिखते थे शादियों के कार्ड में ऐसे करके डॉट 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 नाम, फिर BA BSc, हाँ या ना, उपाधि। लेकिन अभी उपाधियां मिलती हैं, उपाधि मिलती है, डिग्री अभी भी डिग्री मिलती है। तो कैसे मिलती है? अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब मिलेगी तो उसको सम्मानित किया जाता है तरीके से, डिग्री दी जाती है, टोपी ओपी पहना के ले, मतलब टोपी अलग ही चल रही है। मैं क्यों वो शिक्षा व्यवस्था पे हंस रहा हूं? अभी 12th कर लिया, 12th करने के बाद स्थिति ये होती है कि पढ़ाई खत्म हो गई, किसी प्राइवेट कॉलेज से फॉर्म वार्म डाल दिया, मतलब वहां पे गए, नकल करके मतलब पेपर दे के आए, मतलब बोला कि बच्चे ने क्या कर ली, BSc कर ली। बच्चे को तुम सिर्फ इतना पूछ लो कि BSc के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्या है, उसने BSc कंप्लीट कर ली हो। कुछ बच्चों को तो बड़ी, एक बार मैं ऐसे ही एक सेमिनार ले रहा था, और उस सेमिनार में मैंने ये पूछ लिया कि कितने लोगों ने मतलब BSc की है या BSc कर, तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े कर लिए। मैंने सिर्फ इतना सा पूछा कि BSc की फुल फॉर्म क्या है, तो वो नहीं बता पाया। तो मैं नहीं पूछ रहा, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है किसी भी प्रकार की? क्लियर हो गया ना यहां तक? देखो, राज्य की परिभाषा,
न्यायालय को फिर से समीक्षा, मतलब न्यायालय को समीक्षा करने का अधिकार है, बस समझ गए। समानता के अधिकार में कानून सबके लिए समान, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा कहीं पे भी, सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगी, और उपाधि किसी को भी नहीं मिलेगी। उपाधि मिलेगी तो काय में मिलेगी? शिक्षा में। तो अब ऐसे कोई महाराजा लगा के फिर रहा है या डॉट 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 ऐसे करके, तो मतलब अब वो आपस में ही खेलते रहते हैं ऐसे करके, मतलब तू मुझे महाराज बोल, मैं तुझे महाराज, ऐसे करके। बाकी अभी सरकार की तरफ से किसी को कोई उपाधि, अच्छा अंग्रेजों में बड़ी तगड़ी लॉर्ड मैकाले, मतलब लॉर्ड माने भगवान, पूरे ही लॉर्ड आए थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड ये, लॉर्ड माई लॉर्ड सब भगवान बने बैठे, उपाधि मिली थी उन्हें ये सब। और भी उपाधि मिलती थी ना ऐसे करके, केसर इंद की उपाधि, इसकी उपाधि, उसकी उपाधि, हाँ है ना, ये सब उपाधि थी। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता के अधिकार में देखोगे तो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है ये। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 बहुत बड़ा आर्टिकल है ये। और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हमें विचार करने की और उसको अभिव्यक्त करने का अधिकार है। मतलब मेरे माइंड में कोई विचार आया तो उसे बोलने का और उसे अभिव्यक्त करने का मतलब अधिकार है मुझे। तभी तो तुम देखते हो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मतलब सब बोल ही रहे हैं। अब जो इटावा कांड पर जो लोगों की मतलब जो चल रही है, लेकिन वो भूल जाते हैं एक चीज को, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कहीं भी किसी को भी चोट पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं है भाई। वाक एवं बोलने की आजादी में किसी को अपमानित करने की आजादी नहीं है। बोलने की आजादी का मतलब तुम किसी को गाली दोगे। अगर सरकार की किसी पॉलिसी से तुम खुश नहीं हो तो तुम बोलो कि भैया ये पॉलिसी हमें इस वजह से ठीक नहीं लग रही है, पॉलिसी की कमी बताओ। लेकिन नरेंद्र मोदी को या फिर मतलब भारत के किसी भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को गाली देने का अधिकार किसने दिया? नहीं समझ में आया? तुम्हें किसी की नीति ठीक नहीं लग रही है तो तुम नीति का विरोध करो। तुम्हें रास्ता ठीक नहीं लग रहा किसी का तो रास्ता का विरोध करो, लेकिन किसी को भी गाली देने का या अपमानित करने का अधिकार नहीं है, नहीं तो वो केस कर देगा तुम्हारे ऊपर। कौन सा? महानानी का। हाँ या ना? राहुल गांधी पे कर दिया था। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, ये डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट। वही वाली बात, किसी ने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और कोर्ट जब डिसाइड करेगा तो कोर्ट में जब कोई व्यक्ति गया तो उस व्यक्ति के ऊपर ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुम अपना गुनाह कबूल करो। जबरदस्ती नहीं की जाएगी भाई। अगर उसने कोई क्राइम किया है तो तुम गवाह लेके आओ, सबूत लेके आओ, सिद्ध करो, डालो जेल में। हाँ या ना? तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। बहुत बड़ा आर्टिकल है ये, बहुत ब्रॉड है। इसको डिफाइन जितना करते जाओगे ना उतना ही बढ़ते जाएगा। ये जीवन जीने के अधिकार में मतलब क्या शामिल है भाई? जीवन जीने के अधिकार का मतलब है हमें शांतिपूर्वक जीवन जीने की आजादी है। अच्छा, वो आर्टिकल 19 है ना, उसमें मतलब प्रेस की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, ये सब आर्टिकल 19 देता है। वो जो मीडिया को बोलने की आजादी है ना, प्रेस की स्वतंत्रता, वो आर्टिकल 19 के तहत ही बोलता है वो। ठीक है, वो कहीं पे भी जाके लेके माइक पहुंच जाते हैं ऐसे करके। तो कौन से आर्टिकल के तहत? ठीक। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो भाई एक चीज याद रखना, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अगर जैसे मान लो कि मुझे बोलने का अधिकार है तो इसमें मेरे ना बोलने का भी अधिकार है। बोलने के अधिकार में ना बोलने का अधिकार छुपा है। इच्छा होगी तो बोलूंगा,
नहीं होगी तो, लेकिन यहां जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आत्महत्या एक दंडनीय अपराध है, तो सोच समझ के करें। अगर बच गए मतलब ना ही करें भाई, क्यों करनी, आत्महत्या से बुरा कोई काम नहीं है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जीवन जिए, जीवन जीने के अधिकार में शामिल है कि हम अच्छा जीवन जिए। अच्छा जीवन जीवन कैसे जी पाएंगे? हमारे पास आवास होना चाहिए, अच्छा, अच्छी हवा होनी चाहिए, वायुमंडल स्वच्छ होना चाहिए। पिछली बार 2020 के आसपास की बात होगी, दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर एनजीटी ने मतलब जुर्माना लगा दिया था प्रदूषण की वजह से, बोला कि ये लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं ढंग से। तो स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। तुम रात में सो रहे हो, वहाँ पे डीजे बज रहा है कहीं पे, मतलब जन्मदिन, मतलब तो डीजे तो बजेगा नहीं, बजेगा भैया, ऐसे कैसे बजेगा? नहीं बजेगा मतलब नहीं बजेगा, नहीं समझे? शादी हो रही है, तो शादी तुम्हारे यहाँ हो रही है, उनके घर में मतलब कोई मर गया भाई, तुम्हारा जश्न मन रहा है, किसी के बच्चे का एग्जाम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हारा जश्न भी बाधित ना हो, ये भी स्वतंत्रता है, ये भी मतलब इसकी भी देखो, उसी की भी रक्षा करनी है, और भाई किसी की प्राइवेसी की भी तो रक्षा करनी है। कोई व्यक्ति अपने कमरे में शांतिपूर्वक तरीके से सोना चाह रहा है, रात में 10 बज गए, डीजे बंद हो जाना चाहिए। और तुम्हें पता है, चलो यहाँ का तो मामला अलग है, बड़े शहरों में ये बिल्कुल क्लियर रहता है, रात में 12 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, मतलब अलाउ रहता है। मतलब जो मैरिज होम वगैरह होते हैं, या 12 बजे तक मतलब तुम कर सकते हो, 12 बजे डीजे बंद, और सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा, मतलब 5 घंटे कम से कम कोई इंसान अच्छे से अपनी नींद ले सुकून से। तो जीवन जीने का अधिकार समझ रहे हो कौन से आर्टिकल के तहत मिला है? आर्टिकल 21। तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा हो रहा है ना, तो तुम बोल सकते हो कि तुम कोर्ट जा सकते हो कि ऐसी ऐसी समस्या है, हम कैसे जिए। समझ गए कौन सा आर्टिकल? क्लियर है ना? स्वच्छ पानी, खाना, ये सरकार की जिम्मेदारी बता रहा हूं मैं। तो जो तुम्हें पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो मतलब तुम चले जाते हो मतलब 5 किलो लेने, वो इसी की देन है। अच्छा, जिसके पास है उसको भी मिले क्या? अरे उसको क्यों मिलेगा? ये जरूरतमंद लोगों के लिए है। भारत में मतलब एक तरीके से वो व्यवस्था कर रखी है कि भैया समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी का मतलब उन ठेकेदारों का मामला नहीं कि मतलब समाजवाद मतलब कि पार्टी, समाजवाद का मतलब होता है कि समानता रहे, और समानता का मतलब पूर्णतः समानता नहीं होती है। ये थोड़ी होता है कि एक भाई 50,000 कमा रहा है, दूसरा निकल रहा है, तो दोनों की 25-25 कर दो। ये कौन सी बात? भाई एक 50 कमा रहा है तो उसने 5,000 दे दिए कि भैया अपना गुजारा कर ले, और क्या इतना बनता है? या ये बनता है कि नहीं नहीं 25-25 कर, वो बोलेगा मैं काय के लिए कमाऊंगा। समझ गए? उसको साम्यवाद बोलते हैं, पूरी तरीके से समानता। एक जैसा खाएंगे, एक तरीके से रहेंगे, एक जैसा, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है ना भाई। कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से मेहनत करके पैसा कमा रहा है तो वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से मतलब जिएगा। वो इतना कर सकता है कि अगर उसको कोई ऐसा दिखता है या ऐसी स्थिति है कि मतलब मेरे भाई की समस्या है, तो मैं अपने भाई की हेल्प कर दूं, हेल्प ही कर सकता है, नहीं तो फिर काम ही नहीं करेगा कोई। समझ में आ गया? चलो, आर्टिकल 21 का लिखा नहीं है यहाँ, आर्टिकल 21A जो है उसमें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइमरी एजुकेशन जो तुम्हें मिली हुई है ना गवर्नमेंट स्कूल्स में, मिली है या नहीं मिली है? नहीं मिली। 8वीं क्लास तक पैसे कब लिए तुमसे? पैसे लिए थे सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास? परीक्षा फीस, एडमिशन फीस, किताबों के पैसे, किसी चीज के भी पैसे लिए थे? लिए थे क्या? ये बताओ, पैसे लिए थे क्या?
निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21A। तो संविधान सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को पढ़ना चाहिए या सबको पढ़ना चाहिए? हैं? सबको पढ़ना चाहिए। तो आर्टिकल 21A फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइमरी एजुकेशन मतलब दिलवा रहा है तुम्हें, ठीक है। आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण मतलब कुछ मामलों में क्या? गिरफ्तारी से संरक्षण। अब गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि तुमने कोई क्राइम किया है या तुम किसी जगह पे क्राइम कर रहे हो, तो क्राइम कर रहे हो तो उस जगह पे तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का अधिकार है पुलिस को। तो उस समय पे वो मतलब कैसे भी करके तुम्हें मतलब बचाव करने के लिए तुम्हें मतलब गाड़ी में बैठा के मतलब थाने तक लेके चले गए या उनको मतलब ऐसे करके मतलब बचा दिया, लेकिन वो तुम्हें छोड़ देंगे, थाने में रखेंगे नहीं। ये पता है तुम्हें? हाँ, नहीं पता क्या? छोड़ देंगे वो। लड़ाई भी हो रही हो, कुछ भी हो रहा, छोड़ देंगे वो तुम्हें, मतलब समझा बुझा के जैसे भी है, मतलब बोलेंगे भाई ऐसा मत करना है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है। या पुरानी सब्जी मंडी में 4 लड़के लड़ रहे हैं, तो क्या पुलिस वाले उठा के उनको मतलब जेल में बंद कर देंगे कि ले जाएंगे बिठाएंगे और छोड़ देंगे? ले जाएंगे बिठाएंगे और छोड़ देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से जब तक उनके ऊपर कोई क्राइम दर्ज ना हो और जब तक न्यायालय ने कोई आदेश ना दिया हो, वारंट जारी ना किया हो, तब तक पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी जेल में रखे, क्योंकि जेल में डालने का अधिकार किसका है? न्यायालय को। तो जब वो तुम्हारे पास वारंट लेके आएंगे तब वो तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं। उनका एक फिक्स सिस्टम होता है कि भाई लेडीज को गिरफ्तार करने का अधिकार लेडीज को ही है। एक फिक्स समय होता है, इस समय से इतने समय में मतलब तुम किसी के भी घर में एंट्री नहीं कर सकते। मतलब सीधी सीधी बात बताऊं तो जब तक न्यायालय ने जो परमिट नहीं किया है तब तक वो अपनी तरफ से कोई भी इंटरफेयर। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 22। अब मुझे बताओ आर्टिकल 12 से लेके 22 तक मतलब कोई दिक्कत है तुम्हें किसी भी प्रकार की? आसानी से समझ में आ गए? मैं तो तुमसे बोल के गया था कि मतलब तुम पढ़ के आना, लेवल पे पढ़ के आना। पढ़ के आए थे? चलो, तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब शोषण के अगेंस्ट। शोषण मतलब क्या होता है भाई? मतलब यूज करना किसी को। अब शोषण किस तरीके से होता है भाई? एक तो होता है जबरदस्ती काम करवा के, और दूसरा होता है कि जैसे छोटे बच्चों से हम काम करवा रहे हैं। तो अच्छे से सुन लो, आर्टिकल 23 बोल रहा है कि बलात् श्रम निषेध है, जबरदस्ती काम करवाना प्रतिबंधित है। किसी को भी अब तुम दास नहीं बना सकते, किसी को गुलाम नहीं बना सकते, और किसी को भी दबाव में रख के काम नहीं करवा सकते। पहले जो दास प्रथा जब थी उस समय पर दासों की स्थिति ऐसी हुआ करती थी जैसे पशुओं की होती है, पशुओं से भी बुरी। समझोगे थोड़ा सा कैसे? अगर हम भैंस पाल रहे हैं, भैंस को ये पूछते हैं हम कि तेरे जो अभी मतलब बहन है या ये तेरा जो बच्चा हुआ है इसको हम बेच दें या नहीं बेचें? पूछते हैं? नहीं ना। ये स्थिति दासों की हुआ करती थी। दासों को मतलब खरीदना बेचना, मतलब उसके बच्चे को किसको बेचना है, 6,000 में बेचना, 2,000 में बेचना, 5,000 में बेचना, क्या करना है, ये सब मालिकों का मामला हुआ करता था। और मालिक मतलब ये स्थिति मतलब बना के रखते थे कि जैसे काम करवाना है तो 18-18 घंटे मतलब लगे रहो काम करते हुए, मतलब उनसे ऐसे ऐसे काम करवाना, और अगर उसने जुबान लड़ा दी तो फिर उसे कोड़े मारना, क्योंकि दास तो दास है। अच्छा, तुम दास, ये वाला दास सुन के तुम्हें गुलाम बन से ऐसा तो नहीं आ रहा है कि मतलब वो अरे वो तो सेनापति थे भाई, उनका तो सिर्फ शब्द है वो उस तरीके के गुलाम नहीं। ये गुलामी दूसरी है, जबरदस्ती फोर्सफुली काम करवाना। तो अब फोर्सफुली कोई किसी से काम करवा सकता है?
किसी से बोल सकते हो कि हमारी भैंस मर गई, हमारी भैंस उठाए ब्याह जाइए, बोल सकते हो? किसी से बोल सकते हो कि हमारे घर पानी भरने आना? किसी से बोल सकते हो कि मतलब कि हमारी चक्की चलाना आके? किसी से बोल सकते हो कि हमारे मतलब बैल बंधे हुए हैं, जाके मतलब हमारे खेत को जोत के आओ? नहीं ना। कोई भी कील भी उठवा सकते हो किसी से जबरदस्ती तुम। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगहों पर काम करने से प्रतिबंधित करता है। इवन अब तो किसी भी जगह पे काम करने से प्रतिबंधित करता है। और ये जो तुम्हें दिखाई पड़ते हैं कि चाय की टपरी में कोई बच्चा काम कर रहा है या कहीं पे, तो मतलब नहीं कर सकते। जो भी करवा रहे होंगे ना, होटल में काम कर रहा है, कहीं पे भी काम कर रहा है, उनके ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, प्रशासन से मिली भगत करके मतलब चीज़ें चलती रहती हैं। पूछो कि छोटू की उम्र कितनी है? नहीं, छोटू तो 18 साल का है। मैंने बोला छोटू तो 11 साल का है। नहीं 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 नहीं, ये छोटा रह गया है, 18 का। अच्छा, छोटू रियल में ही छोटा है या फिर देख रहे हो? खेल तो ये चीजें होती हैं या नहीं होती हैं? अब तरीका बदल गया है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ये वाला मामला है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बड़ा ये भी डिबेटेबल मतलब मामला है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। आर्टिकल 25 बोलता है किसी भी धर्म को स्वीकार करने की आजादी है तुम्हें। किसी भी धर्म को स्वीकार करने की आजादी का मतलब जानते हो? मतलब तुम किसी भी धर्म को अपना सकते हो। आज तुम कौन से धर्म में हो, कल तुम कौन से धर्म में जाना चाहते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, फोर्सफुली धर्मांतरण प्रतिबंधित है। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि रिलीजन चेंज करवा रहा है, कोई जबरदस्ती करवा रहा है। अपनी इच्छा से तुम किसी भी धर्म को मानो और या फिर किसी भी धर्म को ना मानो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी धर्म को मानो तो अच्छी बात, और किसी भी धर्म को नहीं मानो तब भी अच्छी बात। ये तुम्हारा पर्सनल मामला है। हमारे देश में सभी का सम्मान किया जाता है। ये तुम्हारी पर्सनल आस्था है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 25 का है, उसको 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया था, और वो सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है। 5 ककार का जो सिद्धांत है वो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, और वो 5 ककार क्या है? केस, कंगा, कच्चा, कड़ा, कृपाण। समझ में आ रहा है? तो ये 5 ककार मतलब एक सच्चे सिख को धारण करने का अधिकार है। उनमें से जैसे देखा होगा कि जो सिख होते हैं वो मतलब एक छोटी सी इतनी मतलब कृपाण धारण करके मतलब फिरते हैं। हाँ या ना? देखा है कि नहीं देखा? तो वो केस मतलब अपने बाल नहीं कटाते, चाहे वो मूछ के बाल हों, चाहे दाढ़ी के बाल हों, चाहे ये मतलब समझ गए ना? तो धार्मिक उनका मतलब प्रतीक है। केस, कंगा मतलब भाई बाल है तो कंगा तो रखना ही पड़ेगा। फिर कच्चा मतलब वो कच्चा लगा के रहते हैं। सच्चे सिखों का मतलब मामला हो तो ऐसा करके देखा हो। सच्चे सिख का मतलब क्या? जो पूरी तरीके से धर्म को मानता है। कड़ा अब कोई भी रख सकता, कोई भी डाल सकता है कड़ा, पर मतलब ये मामला किसका है? सिखों का। और कृपाण तो आर्टिकल 25 का के तहत मतलब सिखों को यह अधिकार मिला है। अगर तुम में से कोई मतलब लेके घूम रहा होगा, तुम तो इतना बड़ा चाकू भी लेके मत घूम जाना, ब्लेड भी लेके मत घूम जाना, नहीं तो चोर उसी समय घोषित हो जाओ। सिख है वो इतना बड़ा तलवार भी मतलब लेके चल रहा है ना, इतनी बड़ी भी तलवार लेके चल रहा है तो मतलब चलेगा। लेकिन अगर तुम में से कोई तलवार लेके निकल रहा है तो दो ही कंडीशन है, या तो पागल है या क्रिमिनल है। अभी भी नहीं समझे क्या? या तो पागल है या क्रिमिनल है ना कालू? ठीक है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखो, तुमने किसी धर्म को अपनाया तो उस धर्म के लिए तुम भाई कोई संगठन बना सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। लेकिन अपने धर्म के प्रचार प्रसार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी के भी धर्म के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी, समझ गए? मेरी माँ अच्छी है, आपकी भी अच्छी होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं जानता नहीं आपकी माँ,
समझ गए। लेकिन लोग तो मतलब बिना जाने समझे, मतलब जो हिंदू है वो इस्लाम के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है, जो इस्लाम वाला है वो हिंदू धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है, कोई ईसाई धर्म के ऊपर कर रहा है, कोई यहूदी धर्म। कम से कम उनको जान तो लो, पढ़ तो लो उन ग्रंथों को। और नहीं, अगर तुमसे किसी की भलाई नहीं हो रही है तो बुराई भी क्यों करनी है? और अगर बुराई करनी है तो फिर पहले उसको अच्छे से पढ़ो, जानो, और फिर तर्क के आधार पर मतलब डिबेट करो। बुराई क्या, मतलब बोलो कि ये चीज गलत है, और अगर वो कानून के अनुसार गलत है तो उसको कानून भी गलत मानता ही होगा, तुम इतना क्यों चौधरी बन रहे हो? बात खत्म। तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये आर्टिकल 26 हमें मतलब अधिकार देता है। आर्टिकल 27, किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए कर भुगतान करने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए कर भुगतान करने की स्वतंत्रता। अब इसका मतलब क्या है, देखो सुनो, इसको अच्छे से समझो। हम जिस धर्म को अपना रहे हैं उसका कोई संगठन है, उसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से चाहे कितना भी पैसा खर्च करें, चाहे कुछ भी करें, ये हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन क्या हम किसी से और किसी और व्यक्ति से जबरदस्ती ले सकते हैं क्या? मतलब कोई इस्लाम के लिए कोई संगठन बनाया है किसी ने, वो आपस में कितना भी चंदा करके इकट्ठा करके कुछ भी करते रहें, लेकिन क्या वो तुमसे मतलब पैसे मांगने आएंगे? बिल्कुल नहीं। अभी राम मंदिर मतलब बना, तो राम मंदिर सरकार ने बनवाया है, राम मंदिर तो जनता ने बनवाया। मतलब हिंदू धर्म के, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं या जो भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, उन्होंने ही तो मतलब दिया है। अगर मुझसे 1 का नोट बना तो मैंने 1 का नोट दिया, किसी से मतलब हजारों बने तो किसी ने हजारों, किसी ने लाखों, किसी ने अरबों, जिसकी जैसी आस्था। लेकिन अगर कोई कल मस्जिद मतलब बने और जो मुस्लिम लोग हैं, चाहे तो वो मतलब भाई अरबों खरबों का चंदा इकट्ठा करें, चाहे वो 1 के नोट की भी ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी जगह दे दी और मंदिर के लिए भी जगह दे दी। सरकार का क्या है मामला? क्लियर? ठीक है। आर्टिकल 28, सभी धर्मों के लिए समान कानून और शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक मामलों में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। देखो, जो सरकार है ना, वो किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगी। या तो सरकार सभी धर्मों को सपोर्ट करेगी या फिर किसी को भी नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि मतलब क्या बोलते हैं, खजाने में से निकाल के मतलब हिंदू धर्म के लिए दे दिए इतने करोड़ रुपए और इस्लाम को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अगर वो हिंदुओं का मतलब पक्ष कर रही है या फिर हिंदुओं का सपोर्ट कर रही है, किसी संगठन को मतलब वो मजबूत बना रही है, तो दूसरे संगठन को भी मजबूत बनाएगी। समझ गए? क्लियर? मतलब सरकार वन साइडेड काम नहीं करेगी। आर्टिकल 12 से लेकर 28 तक कोई दिक्कत है किसी भी तरह की? अभी आर्टिकल में दिक्कत हो रही होगी, ऐसे ये आर्टिकल ये भूलेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन उनको एक बार देख लेंगे फिर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना साथ में, एकदम कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है किसी भी तरह, बस कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम है, संख्या कम मतलब जैसे भारत में लगभग 80% हिंदू हैं, तो बहुसंख्यक हैं, मेजॉरिटी में। तो जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक रिलीजन हैं, वो बाकी सब हैं, चाहे इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सब अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक लोगों को, जैसे मान लो कि जिनका संख्या बल कम होता है, उनके ऊपर बहुसंख्यक लोग अपनी मतलब संस्कृति थोप देते हैं। जैसे मान लो कि एक गांव है, एक गांव में मतलब 80% हिंदू रह रहे हैं, समझ रहे हो, 20% मुसलमान रह रहे हैं। तो ये 20% मुसलमान मतलब ऐसे घुले मिले रहे हैं, ये तो अच्छी बात है कि मतलब होली दिवाली सब मतलब साथ में, ये भी लोग मतलब ये सब कुछ मनाते बराबर, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ये तो भाईचारा है। लेकिन अगर मान लो कि ऐसी स्थिति बनाए कि मतलब जैसे जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो भाषा बोले वो उनके ऊपर थोपेंगे, नहीं तुम अपनी मत बोला करो, हमारे हिसाब से बोला करो, तुम अपने हिसाब से कपड़ा मत पहना करो, हमारे हिसाब से कपड़े पहना करो, तुम अपना खान पान बंद करो, हमारे हिसाब से खान पान शुरू करो। यही तो होती है संस्कृति। और संस्कृति क्या होती है? तो आर्टिकल 29
अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने की स्वतंत्रता देता है। मतलब अगर तुम अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हो तो तुम जो तुम्हारा पहनावा है वो पहनावा रखो, जो तुम्हारी पहचान है वो पहचान रखो, जो तुम्हारे संकेत हैं उन संकेतों को रखो, मतलब प्रतीक होते हैं कुछ, या फिर मतलब तुम्हारा जो खान पान है वो तुम अपना खान पान अपने हिसाब से रखो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी भाषा बोलो। इसके लिए तुम अगर शैक्षणिक संस्थान भी बना लेते हैं अलग से, जैसे इस्लाम में मदरसे बनते हैं और मदरसों में शिक्षा कौन सी दी जाती है? धार्मिक शिक्षा, अपनी सांस्कृतिक शिक्षा देते हैं, वो इस्लाम के बारे में ही तो सिखाते पढ़ाते हैं उसमें। तो सिर्फ इस्लाम में होता है ये अल्पसंख्यक? सभी धर्मों में ऐसा होता है, सभी धर्मों में होता है। सिखों को तुम देख लो, तुम्हें मतलब पंजाबी जो सिख धर्म का मतलब मामला है, तो जो गुरमुखी लिपि है क्या वो तुम्हें आती है? लेकिन सिखों को आती है, उन्हें सिखाया जाता है। मतलब जो अल्पसंख्यक धर्म हैं वो अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए अलग से भी अगर अपने शैक्षणिक संस्थान बनाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 29 और 30 दोनों याद हो गए या नहीं हो गए? क्लियर हो गए? समझ चुके हैं या नहीं समझ चुके हैं? ये अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्यों है ये भी समझ में आ गया तुम्हें? क्योंकि बहुसंख्यक लोगों का तो है ही, बहुसंख्यक लोगों को कौन चेंज करेगा, लेकिन अल्पसंख्यकों को चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लो कि मतलब यहाँ पे सारी की सारी लड़की मतलब अच्छे से मतलब अपने कपड़े अपने हिसाब से पहन के आती हैं, लेकिन मान लो कि कोई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की कोई बच्ची आ गई और नॉर्थ ईस्ट की बच्ची आ गई, उसका अपना पहनावा है और उस पहनावे को मतलब ऐसी स्थिति हो कि तुम सब लोग उसके ऊपर हंसने लग जाएं, तो जब तुम उसके ऊपर हंसने लगोगे तो वो बच्ची मतलब बोलेगी कि मतलब मैं कल से इनकी तरह ही मतलब रह के आऊँगी फिर। तो तुमने पता क्या कर दिया? उसके कल्चर को चेंज कर दिया। उस बच्ची ने मतलब कुछ अलग से खाने की मतलब जैसे वो तुमने उसकी प्लेट में खाना देखा, बोले ये क्या है, तुम सब लोग उसके ऊपर हंसने लग गए और बोला भैया यहाँ केला रस हम तो पोहा खाते हैं, पोहा मतलब समझ में। अब वो अपने हिसाब से कुछ खा रही, अब तो उसने मतलब वो भी बंद कर दिया। तो तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया? तुम बोलोगे कि हमने तो मना नहीं किया उसको अपनी संस्कृति को बनाए बचाए रखने का अधिकार है। समझ गए? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें रेट हैं 5। कितनी रेट है? 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षेप। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है? ये बड़ा तरीके वाला मामला है भाई। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया और उसको न्यायालय में मतलब पेश नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल रखा है, या ये संवैधानिक मतलब मामला है कि किसी भी व्यक्ति को अगर तुमने गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश करो। कितने घंटे के अंदर? अब तुम बोलोगे कि किसी को मुंबई से मतलब किया गिरफ्तार, तो 24 घंटे में जौरा या सबलगढ़ कैसे पेश करें? तो यात्रा के समय को छोड़ के, समझ गए? यात्रा के समय को छोड़ के कितने घंटे में पेश करना पड़ेगा? 24 घंटे में। क्लियर? बंदी को प्रत्यक्ष करो किसके सामने? कोर्ट के सामने। परमादेश, जैसे अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि किसी व्यक्ति को कोई दायित्व मिला है, अच्छे से समझो, किसी व्यक्ति को कोई दायित्व मिला है, जैसे किसी व्यक्ति की नौकरी लगी और वो व्यक्ति मतलब आईएएस बना, और आईएएस बनने के बाद वो व्यक्ति आईएएस के लिए जिसने जो शपथ ली थी और वो काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, गाड़ी उठाई और ससुराल घूमता है, तो ऐसी कंडीशन में परमादेश, परम मतलब सुप्रीम ऑर्डर, और जो सुप्रीम ऑर्डर मतलब आएगा, और ऑर्डर ये आएगा कि भाई साहब तुम अपने कर्तव्यों को भूल गए हो क्या, या तो ईमानदारी से अपना काम कर लो या इस जॉब से रिजाइन दे दो। क्लियर? नहीं, अगर तुम्हें कहीं पे कोई ऐसे अधिकारी वगैरह कोई अपनी मतलब सरकारी गाड़ी से और तुम्हें दिखाई पड़े कि ये अपनी फैमिली को सैर करा रहा है, तो ऐसा तुम कर सकते हो, क्योंकि वो उसके दायरे में नहीं आती है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर्सनल है। समझ गए? प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब जैसे मान लो कि कोई न्यायालय में
कोई केस चल रहा है, दो पक्षों का मामला है, और जिस पक्ष के संपर्क हैं कोर्ट से, ऐसा होता नहीं है, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूं, न्यायालय में ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, और होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। किसी के कोर्ट में अगर संपर्क हैं सेशन न्यायालय में, और दूसरे व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे खिलाफ ये डिसीजन आने वाला है बिना किसी मतलब के, मैं निर्दोष हूं उसके बावजूद, तो वो व्यक्ति मतलब उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है और बोल सकता है कि मतलब हमारा केस सेशन न्यायालय से लेके हाई कोर्ट में ले जाओ या फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, हमें सेशन न्यायालय पे भरोसा नहीं। समझे? बोलते हैं ना कि भैया केस को सेशन न्यायालय से कहाँ ले जा, हाई कोर्ट ले जा। मतलब ये छोटे अंकल हैं, बड़े अंकल के पास ले गए, यहां पे डिसीजन नहीं आया है, उसी समय पे केस कहां पे चला गया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। और उत्प्रेषण का मतलब ये है कि कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और उसके बाद फिर तुम कहां पे लेके जा सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अधिकतर मामला यही बनता है, आर्टिकल वो कौन सी वाली रेट, मतलब 4 वाली। और 4 में मतलब जो मामला है वो कैसी कंडीशन, समझ गए कि नहीं समझे हो? जैसे तुम्हारा केस था, तुम्हारे अगेंस्ट केस का मतलब डिसीजन आ गया, और उसके बावजूद तुम फिर केस को क्या करते हो, आगे के लिए लेके जाते हो, बोलते हो कि चलो हाई कोर्ट ले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। हाँ या ना? क्लियर? ठीक है। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी मिली है, और जिम्मेदारी इन द सेंस जैसे 2 बच्चों की नौकरी लगी, और 2 बच्चों की नौकरी लगी, उनमें से एक बच्चा ट्रेनिंग पे पहुंच गया, दूसरे बच्चे का कहीं और मतलब ट्रेनिंग थी, तो बीच में से किसी व्यक्ति ने उसको गायब करके और दूसरा व्यक्ति जाके पहुंच गया उसकी जगह। अब वो पहुंच गया, कुछ दिन बाद मतलब कंडीशन ऐसी क्रिएट हुई कि वो व्यक्ति मतलब लौट के आया और उसने बोला कि ये मेरे अधिकार को मतलब खा रहा है, मतलब ये मेरी जगह पे मतलब नौकरी मेरी लगी है, और वो बोल रहा है नहीं नौकरी मेरी है, वो बोल रहा है नौकरी मेरी है, वो नौकरी मेरी है। तो ऐसी कंडीशन में सही व्यक्ति को उसका हक दिला देना। अच्छा, ऐसे केस होते हैं या होते ही नहीं है? बहुत केस होते हैं ऐसे, किसी की जगह पे नौकरी कोई और कर रहा है, ऐसे केस बहुत सारे होते हैं। एक केस तो यहाँ पे बैंक का मामला था, यहीं का मतलब क्या लारस, मतलब जो भी तक मैंने बताया था, अरे बड़ी परेशान, मतलब 5-7 साल से परेशान हो रहा था। अधिकार परीक्षा समझ में आ गई? उसके बाद आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 33 बोलता है कि मौलिक अधिकार सेना के जवानों पर लागू नहीं होते। मतलब कोई सेना का जवान नहीं बोल सकता है कि मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे घूमने फिरने का अधिकार है, मुझे व्यापार करने का अधिकार है, मतलब तुम्हें किसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, मिलिट्री रूल के हिसाब से। तुम ये थोड़ी ना कि मतलब मेरा शोषण हो रहा है, नहीं करूंगा, जबरदस्ती काम करवा रहे हो ऐसे करके, नहीं, ऐसा नहीं, करना ही पड़ेगा। अरे भैया मेजर साहब ने बोला है कि घास खोद मतलब, समझ गए? क्लियर? क्लियर चीजें लिखिए। संविधान का मतलब ही क्या है, चीजों को समझो तो यार, सर्वोच्च कानून है वो। आर्टिकल 34 है, 33 के बाद आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 34, और आर्टिकल 34 मतलब बोलता है कि अगर कोई सेना का जवान मिलिट्री रूल के अगेंस्ट जाता है तो उस पर मतलब कोर्ट मार्शल चलेगा। और आर्टिकल 35 बोलता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मौलिक अधिकार की क्लास अच्छी लगी होगी, और एक बार अच्छे से देख लेना। अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में मतलब बता देना मुझे। जय हिंद, हर हर महादेव।